नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, बीबीएन न्यूज। बीबीएन के 26 बेलगाम उद्योगों की कटेगी बिजली, यह है कारण। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अवहेलना करने वाली 26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई बद्दी व बरोटीवाला की 26 औद्योगिक इकाइयों पर यह कार्रवाई अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए कॉमन एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CTP) में न भेजने पर की है। बता दें कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को CTP में भेजना अनिवार्य किया है, लेकिन कई उद्योगों ने तमाम नियमों को ठेंगा दिखाए रखा। बोर्ड ने जब पड़ताल शुरू की तो खामियां पकड़ी और अब कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य बिजली कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह गड़बड़ी तब पकड़ में आई जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बद्दी के केंदुवाला स्थित कॉमन एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CTP) को अपना अपशिष्ट नहीं भेजने वाले उद्योगों की सूची मांगी। CTP ने ऐसी 69 इकाइयों की सूची प्रदान की। इन सभी इकाइयों का जब बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण किया तो पता चला कि 26 उद्योग समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह भी पाया गया कि 9 इकाइयों ने हाल ही में अपने अपशिष्ट को प्लांट में भेजना शुरू किया था। यह भी पाया गया कि 20 उद्योगों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है, जबकि 13 अन्य ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर स्विच कर लिया है, जबकि एक इकाई ने अपना स्थान बदल दिया है और अभी तक नए स्थान पर परिचालन शुरू नहीं किया है। बोर्ड ने पाया कि 26 उद्योग पिछले 6 महीनों से अपना अपशिष्ट कॉमन एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेज रही थे, जबकि उन्हें CTP को भेजने का अनुबंध था। इसे जल एक्ट 1974 की धारा 33 का उल्लंघन बताते हुए बोर्ड के अधिकारियों ने इकाइयों को डीजल से चलने वाले जनरेशन सेट या किसी अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया है। निर्देशों का पालन न करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। गड़बड़ की जांच में खुलासा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी के मुख्य अभियंता प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यह गड़बड़ी तब सामने आई जब अधिकारियों ने CTP प्रबंधन से अपशिष्ट न भेजने वाले उद्योगों की सूची मांगी। जांच में 26 उद्योग ऐसे पाए गए हैं जो CTP में अपशिष्ट नहीं भेज रहे थे। इन सभी 26 उद्योगों की बिजली काटने के आदेश सदस्य सचिव ने जारी कर दिए हैं। इन कंपनियों पर एक्शन। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन औद्योगिक इकाइयों के बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं उनमें डैगन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एशियन फार्मा, इंडस्वीट लिमिटेड, वाइएल फार्मा, विनक्योर फार्मा, अलाइव हेल्थ केयर, AK एंटरप्राइजेज, एरोमिक वंडर्स, एफी पेटेंटल्स, एग्रीसाइड्स इंडिया, एलकॉन फॉर्मुलेशन, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, सूरजमलजराम धत्तरवाल इंडस्ट्रीज, यूफोरिया इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीफ फॉर्मुलेशन, मेडवोर फार्मा, वेरैक्स लाइफ साइंसेज, सनशाइन इंडस्ट्रीज, श्री साई बालाजी फार्मा, श्री रामिस्ट इंडस्ट्री, श्री राम इंटरनेशनल, शिवानी फॉर्मुलेशन, रियल स्क्रैप एंटरप्राइजेज, न्यू एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जूडी क्ला और रुद्र ट्रेडर सहित दवा व अन्य इकाइयां शामिल हैं। समाचार नंबर 2, हिमाचल वेदर, 5 दिन बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में आगामी 5 दिन तक लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 11 व 12 जुलाई के लिए कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। अधिकतम तापमान शिमला 25.6, सुंदरनगर 32.7, भुंतर 34.5, कल्पा 21.0, धर्मशाला 29.8, ऊना 35.6, नाहन 26.9, केलांग 23.3, सोलन 29.2,
मनाली 26.7, कांगड़ा 33.6, मंडी 31.8, बिलासपुर 34.2, हमीरपुर 32.8, चंबा 34.1, डलहौजी 29.7, कुफरी 21.5, रिकांगपिओ 27.5 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शिमला 5.6, सुंदरनगर 21.0, भुंतर 21.0, कल्पा 13.6, धर्मशाला 20.0, ऊना 23.0, नाहन 22.1, केलांग 13.4, पालमपुर 19.0, सोलन 21.5, मनाली 17.1, कांगड़ा 19.6, मंडी 24.2, बिलासपुर 23.2, हमीरपुर 22.6, चंबा 21.6, कुफरी 14.9, नारकंडा 13.7, भरमौर 17.2, रिकांगपिओ 15.8, धौलाकुआं 25.5, बरठीन 22.4, कसौली 18.5, पामवटा साहिब 21.0, देहरा गोपीपुर 26.0, ताबो 14.5, मशोबरा 15.0, सेंज 20.8 और बजौरा में 22.3 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 3। HRTC घाटे का सौदा बनी अयोध्या बस सेवा। हमीरपुर के अवाह देवी से अयोध्या के लिए शुरू की गई HRTC की बस सेवा घाटे का सौदा साबित हुई है। HRTC को इस बस से मुनाफे की उम्मीद थी, मगर उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई और सबसे लंबे रूट की यह बस घाटे में चल रही है। इसके लिए पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण HRTC इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन चाहता है। बताया जाता है कि जल्द ही इस बस सेवा को रोजाना चलाना बंद कर दिया जाएगा और सप्ताह में एक ही बार चलाया जाएगा। इसके लिए एक दिन निर्धारित होगा, जिससे HRTC को भी ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निगम पहले ही घाटे में चल रहा है और घाटे के कारण अपने बिना फायदे वाले रूटों को सरेंडर करने में लगा है। ऐसे में HRTC हमीरपुर से अयोध्या के लिए HRTC बस सेवा में बदलाव करेगा। बस के लिए रोजाना सवारियां नहीं मिल रही है। HRTC का यह सबसे लंबा रूट है। इस पर सवारियां कम मिलने से लगातार घाटा हो रहा है। निगम प्रबंधन बस रूट को बंद करने के बजाय इसे सप्ताह में एक दिन ही चलाने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इसे अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। यह बस सेवा गत 7 मार्च को हमीरपुर के अवाह देवी से अयोध्या के लिए शुरू की गई थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रदेश भर से काफी डिमांड बसों की आ रही थी, लेकिन अब बसों में सवारियां लगातार कम हो रही हैं। बताया जाता है कि पूर्व में HRTC प्रबंधन इस बस सेवा को शिमला, ऊना, नालागढ़, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला से भी चलाने की सोच रहा था, जहां से यात्री अयोध्या के लिए जाते। इसके लिए बाकायदा परमिट भी ले लिए गए थे, लेकिन केवल हमीरपुर से ही इस बस सेवा को शुरू किया गया था। HRTC के बेड़े में शामिल हुई BS 6 सीरीज की नई बस को अयोध्या के लिए चलाया गया था। नई बसों के ब्रेकडाउन का खतरा नहीं होता। वहीं HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि अयोध्या के लिए बस सेवा को चलाया गया है, लेकिन इसमें फायदा नहीं हो पा रहा है। HRTC का यह सबसे लंबा रूट है, जिसका घाटा सहन नहीं हो सकता। यात्रा सुविधा देने के लिए इस बस को सप्ताह में एक दिन चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। 108 रूट पर मांगे आवेदन। निगम अपने घाटे के रूट छोड़े की तैयारी में है। 108 रूटों पर आवेदन मांग भी लिए गए हैं, जबकि आने वाले दिनों में 258 रूटों को भी सरकार की मंजूरी से नोटिफाई किया जाएगा। समाचार नंबर 4। प्रचार का दौर खत्म, कल होगा मतदान। हिमाचल में विधानसभा की तीनों सीटों पर प्रचार का दौर खत्म हो गया है। नालागढ़, हमीरपुर और देहरा में बुधवार को मतदान होगा। विधानसभा उपचुनाव में इस बार 2,59,340 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा मतदाता नालागढ़ में हैं। यहाँ 94,755 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, जबकि देहरा में 86,520 और हमीरपुर में 78,065 मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग ने तीनों विधानसभा के लिए 315 मतदान केंद्र तय किए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान अधिकारी केंद्रों में पहुंच चुके हैं।
सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम मतदान केंद्रों में कर लिए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने नालागढ़ में 121, देहरा में 100 और हमीरपुर में 94 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा के इस उपचुनाव में तीनों सीटों पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सोमवार को रवाना हो गई हैं। 217 पोलिंग पार्टियां अलग अलग मतदान केंद्रों को भेजी गई हैं। इनमें नालागढ़ में 119 और देहरा में 98 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, जबकि हमीरपुर में 94 पोलिंग पार्टियां मंगलवार को रवाना होंगी। प्रदेश में 3.31 करोड़ की शराब, नकदी गहने जब्त। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए 10 जून से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस, आबकारी और अन्य संबंधित विभागों के 3.31 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी, आभूषण जब्त किए हैं। इस दौरान 14.12 लाख रुपए मूल्य की 10,358 लीटर शराब, 2.13 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण व 93.66 लाख की नकदी जब्त की है। समाचार नंबर 5। बिलासपुर में पौधों में लगेगा QR कोड, यह भी होगी। HP शिवा हिमाचल प्रदेश कुपोषण कटिबंधीय बागबानी, सिंचाई तथा मूल्यवर्धन परियोजना के तहत जिला बिलासपुर में अब तक 112 हेक्टेयर एरिया कवर किया जा चुका है। अब 100 हेक्टेयर एरिया कवर करने की दिशा में कार्य चल रहा है। 2028 तक 600 हेक्टेयर एरिया कवर करने का लक्ष्य निर्धारित है। बागबानी विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले अधिक 760 हेक्टेयर एरिया चिन्हित कर रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित भी कर दी है। इस प्रोजेक्ट में बागबानी विभाग जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। अहम बात यह है कि सभी पौधों की QR कोड देकर बाकायदा टैगिंग की जाएगी, जिससे फलों की प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सारी व्यवस्था ऑनलाइन अपडेट रहेगी। प्रदर्शन प्लॉटों पर तमाम सुविधाएं सेंसर से कनेक्ट होंगी, जिससे पानी के स्रोत से लेकर ड्रिप सिस्टम तक की सारी सुविधाएं सेंसर बेस होंगी और समय समय पर ऑटोमेटिक तौर पर पौधों की सिंचाई होती रहेगी। HP शिवा प्रोजेक्ट के बिलासपुर में कार्यरत जिला समन्वय अधिकारी डारमल अंगारिया ने बताया कि जिला के चारों ब्लॉकों में 112 हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है, जिसके तहत सदर उपमंडल में 32 हेक्टेयर, स्वारघाट में 17 हेक्टेयर, घुमारवी में 43 हेक्टेयर और झंडूता ब्लॉक में 20 हेक्टेयर एरिया चिन्हित कर क्लस्टर सिस्टम में प्रदर्शन प्लॉट बनाए हैं। HDM जिला भर में रोपे 19,930 पौधे। जिला भर में कुल 27 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां नींबू, अमरूद, लीची, अनार व माल्टा संतरा के 19,930 प्लांट लगाए हैं। खास बात यह है कि 3 साल में ही पौधों ने फल देना शुरू कर दिया है और पिछले वर्ष 45 मीट्रिक टन पैदावार दर्ज की गई थी, जबकि इस बार 800 मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में 400 हेक्टेयर एरिया कवर करने का लक्ष्य तय है। 112 हेक्टेयर एरिया कवर करने के बाद अब 100 हेक्टेयर एरिया चिन्हित कर जमीन के सुधार के साथ ही चहुओर से फेंसिंग व सिंचाई सुविधा का कार्य चल रहा है। इस एरिया में 4.50 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले 4 सालों में 600 हेक्टेयर एरिया कवर करने का लक्ष्य है, जिसके मुकाबले विभाग ने 760 हेक्टेयर एरिया चिन्हित कर लिया है। ड्रोन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। बागबानी विभाग की उपनिदेशक दामाला शर्मा के अनुसार तलवाड़ा में बहुत बड़ा प्रदर्शन प्लॉट तैयार किया है। खास बात यह है कि वहां पर ड्रोन के माध्यम से पौधों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। पायलट बेस पर आधारित इस ट्रायल के सक्सेस रहने के बाद व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। आने वाले समय में पौधों को QR कोड दिया जाएगा और हर पौधे की टैगिंग की जाएगी। प्रोजेक्ट को अपनाएगा मेघालय। दामाला शर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले बिलासपुर में क्लस्टर आधारित HP शिवा प्रोजेक्ट के विजिट के लिए मेघालय से एक्सपर्ट्स का एक दल आया था। क्लस्टर विजिट के बाद बड़े पैमाने पर तैयार हो रही फ्रूट्स और किसानों को घरद्वार हो रहे आर्थिक लाभ का जायजा लिया। इस पर दल ने अवगत करवाया कि मेघालय में भी इस प्रोजेक्ट को अपनाया जाएगा और प्रभावी तरीके से व्यवस्था को लागू किया जाएगा। समाचार नंबर 6। मतगणना से एक दिन पहले कैबिनेट मीटिंग। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर चल रहे उपचुनाव के बीच कैबिनेट की बैठक फिर से बुलाई गई है। यह बैठक शुक्रवार 12 जुलाई को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई फैसले राज्य सरकार ले सकती है।
वर्तमान में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं। 10 जुलाई को यहां वोटिंग होगी और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। क्योंकि चुनाव प्रचार से सभी कैबिनेट मंत्री अब फ्री हो गए हैं, इसलिए शुक्रवार 12 जुलाई को अब कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इस बैठक में ऊना जिला में बनने जा रहे बल्क ड्रग पार्क को लेकर चर्चा हो सकती है। पिछली बैठक में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था कि बल्क ड्रग पार्क में स्ट्रेटेजिक पार्टनर राज्य सरकार होगी, इसलिए सरकार के हिस्से का पैसा देने के लिए कैबिनेट में मामला जाएगा। हिमाचल सरकार जितना पैसा पार्क के लिए देगी, केंद्र से उतनी ही राशि और ली जा सकेगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में हो रही जेबीटी और टीजीटी की बैच वाइज भर्ती का मामला भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। यह भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। पुलिस भर्ती के रूल्स को लेकर भी चर्चा कैबिनेट में हो सकती है। इस बार पुलिस भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को एजेंसी बनाया गया है, लेकिन लोक सेवा आयोग रूल्स में कई कमियां देख रहा है। पुलिस भर्ती में जिला कैडर की व्यवस्था ही नियमों में नहीं है। यदि नियमों में संशोधन करना हो तो मामला कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट के बाद विदेश दौरे पर मुख्य सचिव। कैबिनेट बैठक के अगले दिन ही मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। मुख्य सचिव करीब एक हफ्ते के लिए हिमाचल से बाहर हैं। वह साउथ अफ्रीकी देशों के दौरे पर होंगे, इसलिए अगली बैठक उनके वापस आने के बाद ही होगी। समाचार नंबर 7। बारिश से 46 पेयजल योजनाएं ठप, लोगों की बढ़ी दिक्कतें। हिमाचल में झमाझम बारिश से राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में जल संकट के आसार बन गए हैं। बारिश का बड़ा कहर पेयजल योजनाओं पर टूटा है और मुख्य स्रोत बह जाने से सप्लाई ठप हो गई है। प्रदेश भर में 46 पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं। इनमें शिमला और सिरमौर में सबसे ज्यादा 17 से 17 पेयजल योजनाएं ठप हैं। शिमला जिला में ठियोग में 4, कुमारसैन में 4, कोटखाई में 4, जुब्बल में 3 और रामपुर में 2 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। सिरमौर में राजगढ़ में 9 और पावंटा साहिब में 8 पेयजल योजनाएं बारिश की वजह से ठप पड़ी हैं। प्रदेश के दूसरे जिलों में बिलासपुर में 10 और चंबा में 2 पेयजल योजनाएं बाधित हो गई हैं। इन पेयजल योजनाओं में पानी न आने की वजह से लोगों को दूरदराज से पानी ढोकर गुजारा करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों को तैनात कर दिया है और वे पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने के इंतजाम में जुट गए हैं, लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इसका प्रभाव राहत कार्यों पर भी पड़ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर के कई हिस्सों में बारिश लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर में 7, शिमला में 4, कसौली में 4, कुल्लू में 3, रामपुर बुशहर में 3, नाहन में 2 mm बारिश दर्ज की गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में मंडी जिला में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मंडी में 187, कांगड़ा में 145, शिमला में 112 mm बारिश हो चुकी है। 32 सड़कें, 39 ट्रांसफार्मर ठप। बारिश की वजह से प्रदेश भर में 32 सड़कें बाधित हैं। इनमें से 19 सड़कें अकेले मंडी में ठप हुई हैं। मंडी में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हुई हैं। इसके अलावा शिमला में 7, हमीरपुर और कुल्लू में 2-2 सड़कें बाधित हुई हैं। पीडब्ल्यूडी ने जल्द ही सड़कों को बहाल करने की बात कही है। उधर बारिश के बाद प्रदेश भर में 39 जगह ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। इनमें कुल्लू में 36 और चंबा में 3 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। समाचार नंबर 8। एसपी को धमकी देने पर एफआईआर। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश पुलिस को पूरे क्षेत्र में बदनाम करने वाली वीडियो वायरल करने के मामले में नया मोड़ ले लिया है। जिला सिरमौर पुलिस के हेड कांस्टेबल जसविंदर सैनी के मामले में चल रही विभागीय कार्रवाई में विभाग ने जसविंदर सैनी को निलंबित कर दिया है। जसविंदर सैनी को पुलिस थाना कालाम से ट्रांसफर कर पुलिस लाइन नाहन में अटैच किया गया है। यही नहीं, इस मामले के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिरमौर को भीड़ के बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर घसीटने व क्षति पहुंचाने की धमकी के मामले में पुलिस ने क्यारदा पंचायत की प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ आईपीसी की धारा 189 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौर हो कि पुलिस की इस कार्रवाई से गत दिनों हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में बदनामी का सामना करना पड़ा था।
कालाअंब पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल जसविंदर सैनी ने एक वीडियो वायरल कर पुलिस अधिकारियों पर जहां गंभीर आरोप लगाए थे तो वहीं वीडियो में आत्महत्या की भी धमकी दी थी। इस दौरान जसविंदर सैनी के गांव के लोग भारी संख्या में उपायुक्त कार्यालय नाहन के अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे थे तथा पुलिस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी। इसी दौरान पुलिस लाइन में क्यारदा पंचायत की प्रधान व पंचायत के उप प्रधान ने पुलिस अधीक्षक सिरमौर के खिलाफ मीडिया व कैमरे के सामने गंभीर आरोपों के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को कार्यालय से बाहर घसीटने की धमकी दी थी। विभाग के पास कैमरा ऑन रिकॉर्ड सबूत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि वीडियो वायरल मामले में हेड कांस्टेबल को विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबित कर फिलहाल पुलिस लाइन नाहन में अटैच किया गया है। इसके अलावा क्षति पहुंचाने की धमकी के मामले में क्यारदा पंचायत की प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ आईपीसी की धारा 189 के तहत मामला दर्ज किया है। विभाग के पास धमकी के कैमरा ऑन रिकॉर्ड पर्याप्त सबूत है। समाचार नंबर 9। स्कूलों में युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के बाद अब शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की संख्या क्या अनुपात क्या है, यह पता लगाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को 3 आर्डर जारी किए हैं। इसमें प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की संख्या शिक्षकों की संख्या के मुकाबले कितनी है, इस बारे में 15 दिनों के भीतर जानकारी मांगी गई है। सबसे पहले स्कूलों में जमा 1 और जमा 2 कक्षा में सब्जेक्ट वाइज लेक्चरर की संख्या कितनी है, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। इसी फॉर्मेट में यह भी बताना होगा कि ऐसे स्कूलों की जानकारी बताएं जहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से स्टाफ सरप्लस है। साथ ही एक अन्य ऑर्डर में क्लास वाइज स्कूलों की एनरोलमेंट कितनी है, इसकी जानकारी 31 जुलाई तक भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक अन्य अधिसूचना में 0 एनरोलमेंट वाले स्कूलों का डाटा भी मांगा गया है। इन स्कूलों को लेकर सरकार की फैसला ले सकती है कि यदि किसी कक्षा में या विषय में छात्रों की संख्या न के बराबर है तो उसे स्कूल को मर्ज भी किया जा सकता है। 0 एनरोलमेंट की जानकारी नॉन मेडिकल कॉमर्स विषय में वेस्ट माध्यमिक स्कूलों से मांगी गई है। गौर रहे कि प्रदेश के बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या शिक्षकों के मुकाबले या तो कम है या ज्यादा है। ऐसे में ये निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए हैं। युक्तिकरण के माध्यम से अब बच्चों की संख्या के मुकाबले शिक्षक स्कूलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। खासकर दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों की संख्या ज्यादा है और एक शिक्षक 5-5 कक्षाओं को भी पढ़ा रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में जाने को शिक्षक तैयार नहीं हैं। ऐसे में 15 दिनों के भीतर यह तमाम जानकारी शिक्षा विभाग में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। टीजीटी की नियुक्ति में होगी देरी। प्रदेश के स्कूलों में करीब 900 पदों पर टीजीटी की बैच वाइज नियुक्तियां होनी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने परमिशन भी दे दी है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति भी इस डाटा को वेरीफाई करने के बाद ही स्कूलों में हो सकेगी। सरकार पहले यह देखेगी कि किन स्कूलों में नई नियुक्ति की जरूरत है। टीजीटी की नियुक्ति इन्हीं स्कूलों में होनी है, तो ऐसे में इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। समाचार नंबर 10। सरकार ने डाला उपचुनाव का बोझ। देहरा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर कई आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब हो रहे 3 उपचुनाव लोकसभा चुनावों के साथ भी हो सकते थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने इन चुनावों को अलग से करवाकर हिमाचल की आम जनता पर अतिरिक्त बोझ थोपा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पता था कि अगर ये चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ करवा दिए गए तो ये तीनों सीटें आसानी से भाजपा के खाते में चली जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 6 कांग्रेस विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों को इतना जलील किया कि उन्हें मजबूरन अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा से अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव में उतारा है और सीएम देहरा की जनता पर दबाव बनाकर यह चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि देहरा की जनता सब जानती है। वह सीएम सुक्खू के दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह का इलाके में इतना होल्ड है कि देहरा की जनता ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार शानदार जीत दिलवाकर विधानसभा भेजा है और इस बार भी देहरा की जनता होशियार सिंह के साथ खड़ी है। समाचार नंबर 11। 3 उपचुनाव में भाजपा को दूसरा बड़ा झटका देगी जनता।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जितने मर्जी जतन कर ले 3 उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की हार को नहीं टाल सकती। भाजपा की तमाम साजिशों का जनता ही मुंहतोड़ जवाब दे रही है। विगत 6 उपचुनावों में 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल भाजपा को पहला झटका जनता दे चुकी है। अब 13 जुलाई को चुनाव नतीजे आने के साथ ही दूसरा जोर का झटका बीजेपी को जनता देने जा रही है। नालागढ़ के पंजहरा में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में उपचुनाव भाजपा की लालसा, ऑपरेशन लोटस और जयराम ठाकुर के अति उतावलेपन ने थोपे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में लगातार जयराम ठाकुर पूछ रहे हैं कि यह चुनाव किसने थोपे हैं। वह कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। मुकेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूल गए हैं कि यह चुनाव थोपने का आइडिया जयराम का ही है। पहले 6 विधायकों को बर्खास्त करवाया, फिर 3 आजाद विधायकों से त्यागपत्र दिलवाकर चुनाव लड़वा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा ने प्रदेश की जनता पर उपचुनाव थोपे हैं। उन्होंने कहा कि केवल उपचुनाव ही नहीं थोपे, बल्कि आचार संहिता के चलते जो विकास कार्य रुके, उसके लिए भी भाजपा दोषी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र का कोई कारण समझ नहीं आता है। यह त्यागपत्र भाजपा ने दबाव में डील के तहत करवाए। राजनीतिक मंडी में जो बिक रहा था, भाजपा खरीदने वाली थी और चुनाव थोप दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह, मंत्री धनी राम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, केपी राणा, सीपीएस चौधरी, राम कुमार, सुंदर ठाकुर व संजय अवस्थी सहित अन्य मौजूद रहे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।